अपोजिशन ने वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। बजट में तरमीम ना की तो हुकूमत नहीं चलने देंगे, शहबाज शरीफ की धमकी। बजट जो मंजूर करवाएगा वो अवाम की अदालत में मुजरिम ठहरेगा, मरियम नवाज। पाकिस्तान के मुआशी बहरान की असल वजूहात क्या हैं? मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने का हल क्या है? पूछेंगे वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान डॉक्टर शहबाज गिल से, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैसर अहमद शेख से और मुआशी तज्जियाकार डॉक्टर आबिद सुलहरी से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। मुल्की मईशत के बहरान और बजट पर कौमी असम्बली में बहस जारी है। आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हुकूमत के बजट को अवाम दुश्मन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग कि आज माहौल हमने बहुत बेहतर देखा पार्लियामेंट का। कल हमने अपने प्रोग्राम में ये बात आपको बता दी थी कि कल तकरीर हो जाएंगी, ये बात डिसाइड हो गई है और कह दिया गया है कि अब तक जो कशीदा मामलात रहे हैं उनको अब कंटेन किया जाएगा। और वो हमें नजर भी आया। शहबाज शरीफ साहब ने काफी लंबी तकरीर की और जो अहम बात है उन्होंने हुकूमत को मिसाके मईशत की पेशकश की है। ये नई पेशकश नहीं है लेकिन उन्होंने उसको बाकायदा फॉर्मली ये ऑफर दी है गवर्नमेंट को, या कह सकते हैं ऑलिव ब्रांच एक प्रेजेंट की है गवर्नमेंट को। मगर इंटरेस्टिंगली एक हाथ से तो वो ये ऑलिव ब्रांच प्रेजेंट करे थे, मगर दूसरी तरफ से वो धमकी भी दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर बजट में तरमीम ना की गई तो वो हुकूमत चलने नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज पर क्या क्या क्रिटिसिज्म किया। लेट्स वॉच शहबाज शरीफ। बांग्लादेश फीकस आमदनी में पाकिस्तान से आगे है। अफगानिस्तान की जो करेंसी है आज मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा मजबूत है। महंगाई ने आज गरीब आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी है। उस वक्त जब हमें ये जिम्मेदारी सौंपी गई तो उस वक्त महंगाई की शरह 12% थी। मेहनत की और महंगाई की शरह को 12% से कम करके पाकिस्तान का 47 साल रिकॉर्ड तोड़ा और सिर्फ 3% पे महंगाई उस वक्त आ गई। उस दौर में जनाब स्पीकर आबिद सुलहरी साहब ये जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, ही इज राइट, सही बात कर रहे हैं वो कि ये जो हालात हो गए हैं ये पीटीआई की वजह से हुए हैं। देखिए मेरा ख्याल है कि अगर इस वक्त हम बात करते हैं 10 महीने जबकि इस हुकूमत को हो गए तो शायद हमें किसी एक पोलिटिकल पार्टी को या किसी एक हुकूमत को अब आइडेंटिफाई करके बात नहीं कर सकते। अब ये कह सकते हैं कि ये सिलसिला जो शौकत अजीज़ साहब के बाद शुरू हुआ था, शौकत अजीज़ साहब के ज़माने में आपके पास कोलिशन सपोर्ट फंड के पैसे आ रहे थे, उसमें और बहुत से इन्फ्लोज जो आ रहे थे। शौकत अजीज़ साहब के आखिरी साल में जो इलेक्शन ईयर था उस वक्त जो सिलसिला शुरू हुआ था, इस वक्त वो तकरीबन अपने पीक पे पहुंचा हुआ है। इसको 2 दफ़ा हमने देखा। जब पीपल्स पार्टी हुकूमत बरसर इक़्तिदार में आई, डार साहब को जब वजारत ख़जाना सौंपी गई तो उस वक्त भी जो करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट आज से कहीं ज़्यादा था। उसके बाद जो पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़ के गई तो उस वक्त भी हालात बुरे थे, और आज जब पीटीआई ने हुकूमत संभाली तब भी बुरे थे, और आज जब हम 10 महीने बाद की बात करते हैं तो शायद आप ये कह सकते हैं कि ये सब लोगों का थोड़ा थोड़ा इसमें हिस्सा शामिल रहा। यकीनी तौर पर जब आप पीटीआई की बात करेंगे तो पीटीआई के पे जो इल्ज़ाम इस वक्त लगाया जा सकता है वो यही है कि आईएमएफ के पास जाने का फैसला, जिसको कि अब अपोजिशन तनकीद का निशाना बना रही है, या जिसको अपोजिशन कह रही थी कि वो आईएमएफ का बजट है, लेकिन यही अपोजिशन ये भी तनकीद करती है कि पीटीआई की हुकूमत ने आईएमएफ के पास जाने में देर कर दी, जिसकी वजह से गैर यकीनी सूरत हाल जो थी वो पैदा हो गई। तो आप इन सब फैक्टर्स को जब इकट्ठा करके देखते हैं तो यकीनी तौर पे इस वक्त हालात बुरे हैं, लेकिन ये हालात उतने बुरे नहीं जैसे कि आपको याद होगा 2018 में जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म का उन्होंने वज़ारत उज़्मा का हल्फ लिया तो उस वक्त हर जगह पे शोर मचा हुआ था कि मुल्क में इक़्तिसादी इमरजेंसी नाफिज की जाए, और एक फिस्कल इमरजेंसी की बात हो रही थी। ये कहा जा रहा था कि सदर मुमलिकत जो है आइन की दफ़ा इस्तेमाल करते हुए फौरी तौर पे इस तरह के जो पॉलिसीज़ हैं वो नाफिज कर दें कि इकॉनमी को बचाया जा सके। तो हम ये तो कह सकते हैं कि हालात इस वक्त बुरे हैं, लेकिन
यकीनन ये भी कहा जा सकता है कि उतने बुरे नहीं हैं जितने माजी में रह चुके हैं, जितने के माजी में रह एक और इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि हुकूमत ने मुआशी बहाली और मुल्क की तरक्की के लिए एक कौमी तरक्याती काउंसिल तश्कील दी है, जिसकी सरबराही वज़ीर आज़म इमरान खान खुद करेंगे। ये काउंसिल 13 अरकान पर मुश्तमिल है, जिनमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, मुशीर ख़जाना हफीज, वज़ीर मनसूबाबंदी खुसरो बख्तियार, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद शामिल हैं। काउंसिल के इजलासों में वज़ीर आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी शरीक होंगे। इस काउंसिल का मकसद इक़्तिसादी तरक्की, मुआशी मनसूबाबंदी और खित्ते में बाहमी ताउन के लिए हिदायत देना होगा। लेकिन एज एक्सपेक्टेड अपोजिशन ने इतराज़ किया। एक अंदरूनी खबर यह है कि आर्मी या पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के ये समझते हैं कि इकॉनमी क्योंकि सबका मामला है, इसमें इंटरेस्ट लेना ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान की बका का ये मामला है, इसलिए इसमें कंट्रीब्यूशन देना, बात करना, दैट वो भी उतना ही इफेक्टेड हैं जितना कि बाकी लोग हैं। एहसन इकबाल साहब ने लेकिन अपनी ट्वीट में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने कहा क्या कौमी तरक्याती काउंसिल कौमी मुआशी काउंसिल की जगह ले लेगा, जो कि एक आइनी फोरम है? क्या फौज बाज़ाब्ता तौर पर मुआशी इंतजाम संभालने का क्रेडिट या इल्ज़ाम खुद पर लेगी? एक शहरी होने के नाते मेरे कुछ खदशात हैं। ऐसा लग रहा है कि हुकूमत फौज को तनाज़ात में धकेल रही है। डॉक्टर शहबाज गिल, अबाउट द प्रेजेंस ऑफ आर्मी चीफ, जो उनकी अंदरूनी मामला जो एक सोच है उसको मैंने जिक्र किया, लेकिन ऑपोजिशन की सोच भी आपके सामने है। जी बहुत शुक्रिया प्रिया, इसमें मैं आखिरी पार्ट आपके सवाल का मिस कर गया कि उनकी सोच तो मुझे बता दी आपने आर्मी चीफ मुझे अपोजिशन की सोच मिस कर गया कि वो सवाल का एहसन इकबाल साहब ने ट्वीट की है और लोगों ने भी कहा है कि क्या आप मुश्किल में धकेल रहे हैं फौज को, आप उनको तनाज़ात में धकेल रहे हैं क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है मगर आप उसको शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले देखिए, जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे होती रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा उसी की होती है, पब्लिक ने उनको मैंडेट दिया होता है और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और मुझे अफसोस होता रहा ऐसे जाली लीडरशिप पे पाकिस्तान में, जो बैठते थे ऑफिस में, झंडे वाली गाड़ियां लेते थे, तमाम काम करते थे और जब इलेक्शन करीब आता था तो एक नया भाषण अवाम को सुनाते थे, हमें काम नहीं करने दिया गया। और इनडायरेक्टली उनका इशारा आर्मी की तरफ होता था कि हमारे पास पूरी पावर तो नहीं थी, पावर तो कहीं और थी, हमें काम नहीं करने दिया गया। ऐसे जाली लोगों को दफ्तरों में बैठने का कोई हक नहीं, जो सारा टाइम अपने पर्क्स, प्रिविलेजेस और तमाम चीजें 4 कैंप ऑफिसेज एंजॉय करें, एक उंगली के इशारे पे लोगों को मुअत्तल करें और मनी लॉन्ड्रिंग करें, टका के पैसा लूट के ले जाएं जितना लूट के जाना, और आखिर पे तमाम गंद एक मोतबर मुल्की इदारे के ऊपर ट्रांसफर करने की कोशिश करें। अगर आज की गवर्नमेंट में किसी को ये लगता है कि उसके पास तमाम पावर नहीं तो उसको रिजाइन दे देना चाहिए। वो इमरान खान साहब हों, वो मैं हूं, वो गुलजार साहब हों, वो कोई भी शख्स हो, अगर उसको लगता है कि अवाम ने उसको मैंडेट दिया है और वो उसके पास पावर नहीं है डिसीजन करने की, तो उसे चुप करके रिजाइन। सो यू आर सेइंग कि रिस्पांसिबिलिटी आपकी है, मईशत इस वक्त जहां पर खड़ी है ये आप ही रिस्पांसिबल हैं। मैं जो इनके ये बसद एहतराम एक सियासी बात कहने लगा हूं, वैसे वो मेरे से बड़े, मैं उनका एहतराम करता हूं। ये जो इनके जाली अरस्तू हैं, जो फेक प्रोफेसर हैं, जिन्होंने किसी सब्जेक्ट में कोई पीएचडी नहीं किया हुआ फिर भी अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं, वो जो फेक प्रोफेसर हैं ये हमेशा इस तरह की कंट्रोवर्शियल बातें कहते हैं। देखिए, एक्सपर्ट होते हैं। प्रिया, कल को अगर हमें लगे कि मीडिया कम्युनिकेशन पे हमने कुछ स्ट्रेटेजी बनानी है, हम आपको या किसी और आजाद साथी को उसमें शामिल करते हैं, क्या इसका मतलब है कि हम अपनी आप पे डाल रहे हैं? नहीं, हम आपका एक्सपर्ट ओपिनियन ले रहे हैं। आप स्टेक होल्डर हैं मुल्क के अंदर, आपका भी उतना ही हक है। क्या आर्मी कहीं बाहर से आई हुई है? हमारी आर्मी है, हमारा प्राइड है। उन्होंने भी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा साइड मैनेज करनी है, उन्होंने डिफेंस को मैनेज करना, आपके स्ट्रेटेजिक रिलेशन को उन्होंने आपके साथ मिलकर मैनेज करना, वो इसी घर का ओके। सो दैट्स आपने बड़ा क्लियरली जवाब दिया इसका, बड़ा दो टोक जवाब दिया है। तो इस तरह जब आप कह रहे हैं सब स्टेक होल्डर्स हैं, तो सर ऑपोजिशन भी तो ऑफर कर रही है कि हमें भी शामिल कर लें। जी, मैं ये कहता हूं कि शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो आज भी असेंबली में खड़े होकर कहते हैं अगर मौका मिलता तो 10 लाख गरीबों को घर देते। और भाई, कितना मौका लेना है आपने? अब तो कब्र में जाने का वक्त, अल्लाह आपको जिंदगी दे वैसे, लेकिन अब तो आप रिटायर होने के करीब है। अब आपने कितना वक्त लेना है? और आपको ख्याल नहीं आता ये बात? शहबाज साहब, कब्र में तो कोई भी किसी वक्त भी जा सकता है, वो तो किसी का कुछ पता नहीं। मैंने प्रिया इसलिए करेक्ट किया साथ, ताकि आप इंटरसेप्ट ना करें मुझे वहां के, अल्लाह उनको जिंदगी दे। लेकिन कहने का मतलब ये कि जब आप 60 प्लस होते हैं, यू ऑलमोस्ट प्लेड योर गेम, आपने प्रीटी मच गिवन योर 20-25 ईयर्स,
तो आपने उसमें कुछ नहीं किया, तो अब आपको ख्याल आया कि अब वक्त मिलता तो हम कुछ करते। बट ही इज ऑल्सो लीडर ऑपोजिशन एंड वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत पर एक मिसाक के मईशत कर लें। Are you ready to do that? चोरों के साथ नो 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 नो, अल्लाह माफ करे, इनकी मजाक इनके साथ मिसाक जमहूरियत करें जिन्होंने लूटा। यही तो ये चाहते हैं, ये मिसाक आगे नाम जो मर्जी लगा दो इनके साथ, इन्हें मिसाक चाहिए और वो गंदे वाला मिसाक चाहिए जो ये एक दूसरे के साथ करते रहे हैं। और वो ये क्या करते रहे हैं कि सिक्के के ये दोस्त थे, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक, 5 साल आप मेरी अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, 5 साल मैं आपकी अकाउंटेबिलिटी सर फिर वो ये भी कह रहे हैं कि फिर मैं हुकूमत नहीं चलने दूंगा। ये तो बहुत कुछ कहते हैं, ये तो कहते हैं बजट भी पास नहीं करने देंगे, चलो चंद दिनों में देखते हैं बजट पास होता है कि नहीं। ये तो आज झूठ बोल रहे थे फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि केपी में कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, केपी में कोई हॉस्पिटल नहीं बना, जैसे स्पीकर साहब ने और बताया दिखाई का आलम ये है, राइट, दिखाई का आलम ये है कि फिर माजरत करने की बजाय आगे से ये कहते हैं ओके क्योंकि आप लाहौर में हैं। इनकी सियासी परवरिश देखे, मेरी एक बात सुन लीजिए, राइट, सियासी आपकी इखलाकियात ये है कि जब आपके मुंह से गलत बात निकल जाए तो आप अग्री कर लें, माजरत कर लें। उन्होंने क्या, जनाब स्पीकर मैं आपको आपके साथ डिसएग्री नहीं होना चाहूंगा, ऐसे क्योंकि इनको लगता है कि अवाम बेवकूफ है, तब भी यही प्रिटेंड करते हैं कि मैंने स्टेटमेंट ठीक ली थी, उन्होंने मुंह पे झूठा साबित कर दिया। दूसरा एजुकेशन की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं। आपको पता है फ्रिया 10 सालों में इन्होंने इस सूबे में क्या किया? मैं लाहौर में बैठा हूं इसलिए आपको बताता चलूं, 10 साल में इन लोगों ने सिर्फ एजुकेशन के सेक्टर में इस कदर शर्मनाक परफॉर्मेंस दी है, मैं माजरत चाहता हूं ये वर्ड इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन इस कदर शर्मनाक परफॉर्मेंस दी है। 4 खरब 40 अरब रुपए इन्होंने 10 सालों में इधर एजुकेशन को दिए, 10 सालों में 4 खरब 40 अरब। आपको पता लगाया कितना? दिखाया ये है, क्योंकि ये दिखाते दायां और मारते अवाम को बायां, ये दिखाया इन्होंने 4 खरब 40 अरब है, और आपको पता लगाया कितना, इन्वेस्ट कितना किया है? 2 खरब 20 करोड़ से एग्जैक्ट 50% आधा। और वो जो 50% एजुकेशन का चोरी किया है वो किन प्रोजेक्ट से लाया? जहाँ पे ये फिर आपसे सब रिसीट्स एंड प्रूफ्स मांगेंगे डॉक्टर साहब। आप इल्जाम लगा प्रायोरिटी एजुकेशन के ऊपर, ये थी इनकी प्रायोरिटी एजुकेशन के ऊपर, राइट। इफ यू अलाउ मी लेट मी वेलकम कैसर अहमद शेख साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कैसर साहब, ये जो आज प्रवासी साहब ने स्पीच की वो बड़ी इंटरेस्टिंग इस हवाले से थी कि एक तरफ से उन्होंने कहा कि मिसाक मईशत कर लें, फिर उन्होंने कहा अगर नहीं मामला सही हुआ तो मैं हुकूमत नहीं चलने दूंगा। सो एग्जैक्टली वो धमकी दे रहे थे या दोस्ती कर रहे थे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं और मुस्लिम लीग के नून के सदर भी हैं, बड़ी ही अच्छी और पर्टिनेंट और अहम तकरीर की है। देखिए, हमारा मुल्क हम सब का है। मुल्क में मैं ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं या जो कोई अभी तक हो रहा था, कल तक असम्बली में पता नहीं एक अखाड़ा बना हुआ था, हम कोई अखाड़े में नहीं है। अपनी बात करें, अगर आपकी बात बेहतर होगी। मैं दोनों तरफ से, मैं दोनों तो दोनों तरफ से बात कर रहा हूँ ना। जो कुछ अखाड़ा तभी बनता है जब दोनों साइड। आज मियाँ साहब ने इतनी अहम बातें की हैं, ये मतलब आप मिसाक मईशत की आपने बात की, तो ये स्पीकर साहब ने पूछा कि क्या आप अभी भी तैयार? उन्होंने कहा कि मैंने ऑफ़र की थी आते ही, जब मैं पहले अपनी तकरीर की उसमें कहा कि मुल्क जो है इस वक्त दिगरगूं मईशत उसकी है और हम मिलजुल के इसको बेहतर करें। तो उसका कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने आज ये कहा कि कोई जवाब नहीं आया। फिर स्पीकर साहब ने उनसे पूछा कि क्या अब भी आप तैयार हैं मिसाक मईशत करने के लिए? उन्होंने कहा नेवर टू लेट। खुद ये उनके अल्फाज हैं जो मैं आपको कोट कर रहा हूँ। और फिर स्पीकर साहब ने कहा मैं खुद कोशिश करूँगा कि मिसाक मईशत में मैं रोल प्ले करूँ अगर नहीं हो रहा तो मकसद मैं हैरान हूँ कि मुल्क को ये आगे बढ़ाना चाहते हैं कि पीछे हालत क्या हुई है हमारे मुल्क की इस वक्त कि 3,000 अरब रुपए से ज्यादा तो डेफिसिट है ये बजट। वैसे मरीम नवाज साहब अभी कह रही है बजट के हक में वोट डालने वाला आवाम का मुजरिम होगा, तो लगता तो नहीं है वो बजट पास करना चाहते हैं। हर एक का अपना अपना पॉइंट, हमारी पार्टी का कोई अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारी पार्टी का ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मैं खुद बिजनेस जो और ट्रेड का और इकोनॉमी ट्रेड और बिजनेस का प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग। मैं उस आपको अथॉरिटी से कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी का अभी ये बातें नहीं है। हम तो बजट में अपनी प्रपोज करेंगे। दिस इज ब्रेकिंग न्यूज़ सर, आपके लिए मरीम नवाज साहब का इंडिविजुअल किसी के लिए मैं ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं, आप समझ जो न्यूज़ चाहे लगा ले, मेरा पॉइंट ले लें। हम अपनी तजावीज़ पेश करेंगे। अगर हमारी तजावीज़ नहीं मानी, पहले तो हम कोशिश करेंगे कि मुश्तरका बजट हो। अभी तो बात ही है, इसका वक्त ही नहीं आया अभी बजट में। बजट किस चीज़ में वोटिंग, अगर वो हमारी बातें मान लेते हैं मुश्तरका तौर पर, हम जब
चार्टर ऑफ इकानमी की बातें कर रहे हैं, तो ये स्टेज नहीं है कि हम ये कहेंगे हम हर सूरत में मुखालफत करेंगे। किस चीज़ की करेंगे? बेहतरी की बात होगी तो जरूर फेवर करेंगे, अगर बेहतरी की, मुल्क की मईशत की बेहतरी की नहीं होगी तो उसकी मुखालफत करेंगे। आई थिंक दैट्स अ वेरी वाइज अप्रोच एंड वेरी डेमोक्रेटिक अप्रोच। और अभी ये बात तय ही नहीं हुई, अभी तो किसी की कोई प्रपोजल ही नहीं आई। कल मैंने स्पीच करनी है, मसलन मैं असेंबली में यही बात करूंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि कहां पहुंचाना चाह रहे, जो हालत बनी हुई है इस वक्त मुल्क में, ये कहते हैं हम चोर, हम बुरे, जो कुछ भी कहते हैं। हर साल आप एक आसान सी बातें समझाइए जो कोई भी बंदा समझ सकता है। हम 5 सालों में जब आए तो हर वक्त इकानमी अगले साल पहले साल से बढ़ रही थी। अगर हमारी खराबियां थी तो अगले साल में बढ़ती नहीं ना। जब ही हम गए इकानमी वापस आनी शुरू हुई। इसमें हमारी, अगर हम खराब थे तो 2014 से 2015 बेहतर ना होता, 2015 से 2016 बेहतर ना होता, कोई बात, इनको कोई पॉइंट तो है नहीं। 10 महीने हो गए सिर्फ एक बात पे कि वो करप्ट है, वो फलां है। ओ भाई, जो करप्ट है, मैं बस खत्म कर रहा हूँ, जो करप्ट है उनके खिलाफ आप कोर्टों में गए हुए, कोर्टें आजाद हैं, आप करें जो मर्जी। हमने कभी आज मियां शहबाज शरीफ से आपने कहा कि कौन एनओरो मांग रहा है, कौन गवाह है, किसने कहा, आप वो बात छोड़ते ही नहीं है। और दूसरी बात मैं सिर्फ ये कहता हूँ, जो कोई एक ब्रेक लेनी है, बस सिर्फ एक फिक्रा ये है कि असल ये इस बजट में तो आम आदमी, गरीब आदमी, जो 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 बेरोजगार है, जिसको रोजी नहीं मिल रही, जो महंगाई से पिसा हुआ है, उसकी बात करें ना। हम करप्ट और वो करप्ट से खत्म ही नहीं हो रही है। सो करप्शन के नैरेटिव से आगे निकले, जिन्होंने गलत किया उनको पकड़ ले। मगर इसी से रिलेटेड शहबाज गिल साहब क्योंकि लाहौर में मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि शहबाज शरीफ साहब, उनके साहबजादों के लिए जो मुश्किलात बढ़ी हैं वो कहाँ तक मामला है। विल कम राइट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले यही बात हो रही थी कि मामलात को ठीक करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तानी मईशत इस वक्त बदतरीन बहरान से गुजर रही है, हर शोबे में जवाल का सामना है। नौबत यहाँ तक पहुंच चुकी कि पाकिस्तान को अपने दिफाई बजट को मुंजमद करना पड़ा। एक बार फिर हमें IMF के दर पर जाना पड़ा, जिसने कर्ज के लिए कड़ी शराइत रख दी हैं। चैलेंजेस क्या है, लेट्स हैव अ लुक। पाकिस्तान का मजमूई कर्ज 35,000 अरब तक पहुंच गया है। रुपए की कदर गिर रही है, डॉलर की कीमत 157 रुपए तक पहुंच चुकी है। FBI को टैक्स के हदफ में 460 अरब रुपए की कमी का सामना है। मुल्क की तरक्की की शरह सिर्फ 3.3% रह गई है। अफराद ज़र महंगाई में इजाफा 9% तक पहुंच गया और इसके 13% तक पहुंचने का खतरा है। ज़राई शोबे की शरह तरक्की सिर्फ 0.% है। सनती शोबे की तरक्की इस वक्त 1.40% रह गई है। तामीरात के शोबे में तरक्की की शरह 10% हदफ के मुकाबले में -7 रही। गैर मुल्की सरमायाकारी 49% तक कम हो चुकी है। पाकिस्तान का तजारती खसारा 29 अरब रुपए 20 करोड़ है। बिजली का गर्दिशी कर्जा एक बार फिर 1000 अरब से तजावुज कर गया है। सरकारी इदारों की वजह से 1300 अरब रुपए का सालाना खसारा हो रहा है। हुकूमत की आमदनी और अखराजात का खसारा 2260 अरब तक जा पहुंचा। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट सिर्फ 21 अरब डॉलर्स रह गई हैं। मईशत की बहाली के लिए जिन अहम इक़दामात की सबसे ज्यादा जरूरत है, इन पर भी नजर डालिए। इंपोर्ट में कमी करके पाकिस्तान में बनने वाली मसनूआत को फरोग देना होगा। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में इजाफा करना होगा। FBR के ढांचे में तब्दीली लाकर टैक्स वसूली में इजाफे की सख्त जरूरत है। कौमी इदारों का खसारा कम करने के लिए जल्द इस्लाहात करना होंगी। गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने के लिए ब्यूरोक्रेसी के फसूदा निज़ाम को बदलना होगा। सनती तरक्की के लिए बिजली की पैदावार में इजाफा और कीमतों में कमी भी करनी होगी। सुलैही साहब, अगर सोल्यूशन की तरफ आए, क्योंकि एक दूसरे को ब्लेम गेम, ये मसला वो मसला तो है, मगर ये ठीक कैसे होना शुरू होंगे? मामलात खराब तो हो गए, ठीक कैसे होंगे? देखिए, चेंज मैनेजमेंट जो है वो हमेशा एक मुश्किल प्रोसेस होता है। हम आज जिन हालात में हैं उसकी वजह यही है। अगर आप IMF के साथ पिछले 21 एग्रीमेंट देख लें पिछली हुकूमतों के, तो तकरीबन हर हुकूमत ने जिन चीज़ों की तरफ आपने निशानदेही की उनको ठीक करने का वादा किया, लेकिन कोई भी हुकूमत जो है वैसा नहीं कर पाई। ये IMF ने लिखा भी है, तो पिछला प्रोग्राम जो हालांकि वाहिद प्रोग्राम है जो कि मुकम्मल हुआ, उसमें भी 16 चीज़ों पे हुकूमत को वेवर लेना पड़े। तो ये एक दफ़ा किसी ना किसी को पेनफुल डिसीजंस लेना पड़ेंगे। ये चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं एनर्जी सर्कुलर डेट की, जाहिर है जो 300 यूनिट से ऊपर कंज्यूम करेगा उसको बिजली का बिल पूरा देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो बढ़ता जाएगा।
अगर हमें टैक्स नेट बढ़ाना है तो अभी जो FBR ने नया सॉफ्टवेयर और जो नया डाटा सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम मुतारफ़ करा रहे हैं, जिसके तहत CNIC से हर एक की बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो है वो निकल आएगी सामने, विद होल्डिंग टैक्स जिसका भी ज़्यादा होता है, जिसके भी अकाउंट में 5 लाख से ज़्यादा पड़े होते हैं, तो बहुत से लोग चीखेंगे। लेकिन जब तक ये डाटा सिंक्रोनाइज नहीं होगा, जब तक डायरेक्ट टैक्सेशन नहीं बढ़ेगी, गरीब आवाम पिसते रहेंगे। डू वी सी राइट डायरेक्शन? ये इस वक्त डायरेक्शन ठीक है, ये तकलीफ है, पेनफुल है, लेकिन किसी ना किसी को ये करना थी। और मेरी दुआ है कि ये हुकूमत ये कर गुजरे ताकि अगले साल में हम बेहतरी देख सकें। अगर इस साल भी हुकूमत पॉलिटिकल प्रेशर में या अपने वोट बैंक को बचाने के चक्कर में इन चीज़ों को से डेविएट कर गई तो फिर ये सिलसिला लंबा लटकता रहेगा। ये टफ मेजर्स हैं, बड़े अरसे से करने की जरूरत थी, कोई ना कोई करने जाए। डॉक्टर शहबाज गिल, ऑपोजिशन लीडर, जो भी आप कह रहे हैं कि आप उसको नहीं लेते, ऑपोजिशन आपको एक ऑलिव ब्रांच तो दे रहे हैं, लेकिन इकॉनमी ठीक करने का, हालात ठीक करने के वादे आपने किए थे। इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे उस वक्त उन्होंने क्या कहा था? लेट्स वॉच दैट। हम चाहते हैं कि ये पार्टी पैसे वाले लोगों से क्रॉस द बोर्ड टैक्स लेगी, टैक्स बढ़ाएगी नहीं, टैक्स वसूल करेगी। ये पहली पार्टी है जो कि सारे लूप होल्स बंद कर देगी अमीर लोगों के, या तो सबसे हम टैक्स इकट्ठा करेंगे। पहली पार्टी है इस मुल्क की तारीख की जो अमीरों को कैरियर टैक्स करेंगे। यहाँ तो अमीर टैक्स ही नहीं देता। आप अगर हमारा टैक्स उठा के देख लें, अभी इन्होंने पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें सब क्यों बढ़ाई हैं? क्योंकि सारा पैसा लेते हैं अवाम पर टैक्स लगा के, उनको पर टैक्स लेते हैं, और पैसे वाले लोग 61% असेंबली में बैठे हुए लोग टैक्स ही नहीं देते। एक तरफ आप ही की कई भी बातें हैं, आप अगर आप रियलिस्टिकली देख लें तो ये हो नहीं सकता जो आप लोग कह चुके हैं। क्या फैसला करेगी PTI? पॉलिटिकली सर्वाइवल जरूरी है या टफ मेजर्स लेना जरूरी है? देखिए फ्रीहा, एक तो बात ये कि हमारी, क्योंकि फ्री मीडिया के हिसाब से आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और मजबूरी है कि आपने तमाम लोगों को फेयर टाइम देना होता है, बिठाना होता है, बात सुननी होती है, जो आप अपनी बड़ी अच्छे तरीके से पूरी कर रही हैं जिम्मेदारी। लेकिन हमारी बदकिस्मती एज अ गवर्नमेंट ये कि हमें उन्हीं लोगों के साथ बैठ के आर्गूमेंट करना पड़ता है जिनका हमें पता है दोज आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। उन्हीं की वजह से तो हम यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन क्योंकि टीवी शोज का फॉर्मेट ऐसा है कि आपको बैठ के उनके साथ मुकालमा करना पड़ता है, हालांकि उन लोगों से आप क्या मुकालमा करें जिनकी वजह से आप यहाँ पहुंचे हैं। अगर किसी ने आपके चेहरे पर तेजाब फेंका हुआ है तो अपनी बदसूरती का उसके साथ आपने क्या मुकालमा करना है बैठ के? आपको तो पता है उसी की वजह से ये बदसूरती है। एक्सट्रीम व्यू नहीं है। नहीं, मैंने एक एग्जांपल डॉक्टर साहब, मैंने एक एग्जांपल दी, तो एक अच्छी बात, मैंने एक एग्जांपल दिया है फ्रिया, मैंने आपको एक समझने के लिए एग्जांपल दिया है कि किसी इन गवर्नमेंट से, हम सबको पता है करप्शन हुई, हम सबको पता है कि IMF के जो पैकेजेस में जो प्रोमिसेस किए जाते थे वो पूरे नहीं किए जाते थे, हम सबको पता है कि किस तरीके से रातों रात SROs निकाले जाते थे अपने फायदे के लिए, अपनी फैमिलीज को किस तरीके से नवाजा जाता था, अपनी स्टील मिल, अपनी एयर ब्लू, अपनी चीजें तमाम कामयाब होती थी, अपने बच्चे जलावतनी का नारा लगाया जाता, फिर भी 85% उनके जो है वो जो है बढ़ जाते हैं, उनके जो खजाने हैं और उनके जो असासे हैं, और गरीब आवाम के नीचे से नीचे होते जाते हैं। तो जब आपको पता चल गया कि ये लोग बुराई की जड़ हैं, 50 साल से ये दो पार्टीज गवर्नमेंट में और इनकी वजह से ये हुआ, अब हम क्या कर रहे हैं एज अ सोसाइटी? हम ये कर रहे हैं कि एक शख्स आया, उसने ये कहा, जिसका नाम इमरान खान है, कि मैं इसके खिलाफ जिहाद करूंगा, मैं ये चीजें करेक्ट करूंगा। अब 8 महीने हो गए, हम बजाय इसके कि उसका साथ देने की, कि वो अभी भी कह रहा है, गवर्नमेंट में आके लोग बदल जाते हैं, अपनी फैसला साजी बदल देते हैं। ईज ऑफ डूइंग हम ताने मारते हैं कि जी आपने तो कहा करें। जी मैं कर रहा हूं उसका जवाब। हम ताने मारते हैं कि जी एक सेंटेंस में कह देती हूँ सब बड़े बुरे हैं, सब बुरे, बस खत्म हो गई ये बात। अब आगे चलते हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत 1 लाख रुपए माहाना कमाने वाले अफराद को टैक्स से इस्तिस्ना दे क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है, डायरेक्ट टैक्सेशन इतनी। अभी मैंने आपको खान साहब की स्टेटमेंट भी दिखाई है, आपने तो सब पे टैक्स लगा दिया। जी मैं बताता हूं आपको, हमारी प्रॉब्लम ये है, इस टाइम हमारा 6000 अरब जो है वो हमारा खर्चा है, 2900 अरब हमने सूद का पे करना है। आपका 1200 अरब जो है वो आपकी डिफेंस में चला जाए। हमेशा झूठ बोलते, सारे पैसे डिफेंस ले जाता है। आप देख लीजिए कितने पैसे लेके जाते, सिर्फ 1200 अरब आप डिफेंस को देते हैं, 2900 अरब आपने सूद को दे दिया। बाकी आप देख लीजिए गवर्नमेंट के पास क्या बचना है। आपने असल कर्जा भी है, 2900 तो सूद है, असल कर्जा भी कहीं ना कहीं वापस करना है और मुल्क भी चलाना है, उसमें आपको टैक्स लगाना पड़ना है। अब आपकी बात ठीक है कि टैक्स जो है उन पे लगाना चाहिए जो चोरी कर रहे हैं। अब चोरी करते हुए जो टैक्स है उसके लिए आपको पहले एक मैकेनिज्म, अदारा ठीक करना पड़ेगा,
और उस अदारे को जो है इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, टाइम टेकिंग प्रोसेस। ये 10 महीने में फ्री आप बात सुन लिया करें ना। फ्री एक सवाल के ऊपर दूसरा सवाल नहीं हो सकता, पहले एक सवाल का जवाब ले लीजिए, फिर एमनेस्टी पे बात कर लेंगे। आप एक सवाल पे दूसरा करेंगे, ये तो लगता है कि आपने मेरे सवाल को रद्द करना है। तो आप मेरा टैक्स चोरों को पकड़ने, मैं वही आपको बता रहा हूं कि अगर आप मेरी गुजारिश सुन लेंगी तो मैं आपको एमनेस्टी स्कीम से ही जवाब निकाल के दूंगा। तो बात यह है कि ये गवर्नमेंट जो है, इन्होंने ये ऐसा ही है जैसे आप आज कहें कि जो लोग वुमेन औरतों को बुली करते हैं या सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं वर्क प्लेस पे, या लोगों को किसी गरीब को तंग करते हैं, आप उसके खिलाफ जिहाद करेंगी। अब क्योंकि इस माशरे में ये काम होते हैं बड़ी आसानी से, अब साल के बाद कामयाब ना हो तो हम आप ही का मजाक उड़ाएं जिसने कोई अच्छी बात की हो, हम आप ही का मजाक उड़ाएं जो कोई अच्छा काम करना चाह रहे हो, और मिलके उनके साथ मिलके बुली करें जो ये कहते हैं हाँ जी हम तो बुरे हैं और हम बुरे थे और हमने ऐसा ही करना है। हमें एज अ सोसाइटी, एज अ माशरा इन चीजों को देखना चाहिए कि जो जिस शख्स ने अच्छा नारा लगाया हम उसको खुद से कितनी सपोर्ट कर रहे हैं। क्या हम उसको अगर 3 लोग हैं तो 33% पे रख के उस पर भी वही छुरी चला रहे हैं। दूसरी बात आपने की एमनेस्टी की, देखिए एमनेस्टी स्कीम्स पहले आती थी, अगर फैसलाबाद में एक ताजिर बैठा हुआ है, वो आके आपको कहता है जी मेरे पास 2 अरब रुपए हैं या मेरे पास 20 करोड़ हैं। अब आपको नहीं पता उसके पास 20 करोड़ है कि नहीं, लेकिन उसने कहा ये मेरे पास काला धन है 20 करोड़, उसने 3% 2% जो भी आपने शरह रखी उसने टैक्स दिया, अब उसका 20 करोड़ वाइट हो गया। आपको नहीं पता वो 20 करोड़ उसके पास है कि नहीं, आपको नहीं पता उसने अपने 20 करोड़ के चक्कर में किसी और क्रिमिनल का 20 करोड़ कर दिया। उसके बाद ना कभी उसने उस 20 करोड़ के ऊपर टैक्स देना है, ना वो टैक्स नेट में है, ना उसने एंटीएन इवन बनाया हुआ है, ये भी देख लीजिए, वो बिल्कुल बाहर है गेम से। वो आपसे अपना पैसा वाइट करा के वो गया। हमारी जो एमनेस्टी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें हमने उस बंदे को कहा जी आपके पास काला धन है, आपने सिर्फ वाइट करना है, आप आइए पहले बैंक में पैसा जमा कराइए, एनटीएन बनाइए, अपने गोशवारे फाइल कीजिए, साथ आपका ये पैसा वाइट होगा और अगली दफा से आप टैक्स नेट में। आपको नहीं लगता, आप माशाल्लाह चंद पढ़े लिखे तरीन एंकर्स में से हैं, आपको नहीं लगता जब वो अभी वाइट कराएगा तो आइंदा टैक्स नेट में होंगे तो उसका पाकिस्तान को फायदा होगा? बट दिस ऑल विल टेक 1 or 2 years. हाउ कैन वी फिक्स दैट एवरीथिंग ओवरनाइट जो इन्होंने 50 साल में खराब किया हुआ है? तो आपको और आप जैसे और बहुत सारे लोगों को यह सोचना चाहिए कि अगर कमरे में के अंदर आके, घर के अंदर आके एक शख्स ने सच्ची बात की है जिसका नाम इमरान खान है और वो ये चाहता है कि वो इन चीजों को फिक्स करें, तो हमें बुलीज के साथ मिलकर उसे बुली नहीं करना चाहिए, हमें उसकी मौकरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि आज गवर्नमेंट में हम आज गवर्नमेंट में बैठ के भी उसने अपनी स्टेटमेंट्स नहीं चेंज की। आज गवर्नमेंट में बैठ के भी गवर्नमेंट से पहले उसने कहा जरदारी मदारी मैं तुम्हारा पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा। जैसे ही गवर्नमेंट में आए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा जरदारी साहब बड़े जीरक सियासतदान है, मैं उनसे माफी चाहता हूं। अब मैंने उन माफी मांग ली, अब आप भी माफी कर दें। हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी? हमने इनसे हाथ जोड़े? नहीं जोड़ सकते हम उन लोगों से हाथ जिन्होंने एजुकेशन का बजट खाया, जिन्होंने साउथ पंजाब का बजट खाया। 32% आबादी है साउथ पंजाब की, 28% बजट देते थे ये कागजों में, उनकी लगाते कितना था? 12%, 13%, 17% आखिरी साल में 265 अरब रुपए 7 सालों में ये लूट के ले आए साउथ पंजाब के। एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल है 32% आबादी पाकिस्तान के पास जो 200% ओवर ऑक्युपाइड है। आप इन लोगों के लिए जब आप बराबर का फोरम देते तो ये जुल्म है। जब आप एक विक्टिम को और एक अब्यूजर को बराबर का जब फोरम देते तो ये जुल्म है। लेकिन ये एक बदकिस्मती है हमारी कि हमें इनके साथ बैठ के आर्गुमेंट करना पड़ता है। ये फॉर्मेट है डेमोक्रेसी का बदकिस्मती से कि इनके साथ बैठ के हमें आर्गुमेंट करना पड़ता है, वरना इन्होंने मुल्क के पास छोड़ा क्या कि इनके साथ बैठ के हम आर्गुमेंट करें। अल्लाह की कसम मैं दिल से आपको ये कह रहा हूं, मैं आपको दिल से कह रहा हूं, मैं आपको दिल से कह रहा हूं, मैं आपको अपना जाती ओपिनियन दे रहा हूं। जमहूरियत में हर एक की आवाज सुनते हैं, बंद कर देंगे आवाजें, किसी की आवाज बंद नहीं कर रहे, किसी की आवाज बंद नहीं कर रहे हम। ये बोले आज असेंबली में बोले नहीं कह रहे हो उनके साथ बिठाना नहीं है, साथ बैठ के बात कर रहा हूं। इनसे अलग कर लिया करें ना, इनसे आप अलग, इनसे चुपते हुए सवाल किया करें, इनसे अलग सेगमेंट करके इनका कच्चा चिट्ठा इनके सामने रखा करें और फिर हमसे अलग सेगमेंट किया करें, हमसे हमारा कच्चा चिट्ठा पूछा करें। मैं आवाज बंद करने को नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब 33% टाइम देते हैं, ये शोर मचाते हैं और आवाम को फिर बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। आज उन्होंने फ्लोर ऑफ द असेंबली कौन सी बातें की? जितनी बातें की तमाम झूठ थी। मैं सवाल कर लूं, अगर आज तो ये फॉर्मेट नहीं है, आज तो पुराना वाला फॉर्मेट ही है, नेक्स्ट टाइम रख लेंगे आपके लिए फॉर्मेट यकीनन। वज़ीर तवानाई उमर अयूब साहब ने भी आज तकरीर की, उन्होंने कहा गर्दिशी कर्जा हम खत्म कर देंगे 2020 तक। सो ये एक पॉजिटिव चीज नजर आई।
जी मैं आपको बताऊं, ये बड़े गुस्से में हैं और बड़ा डेस्परेट हैं, क्योंकि जो फिगर्स भी इन्होंने दी ना, देखिए मैंने इनसे तो नहीं कहा था, ना तैयारी कोई करते हैं, ना ये फाइनेंशियल साइड के लोग हैं, मईशत के लोग ये नहीं है, ना इनका कारोबार से या इससे कोई डायरेक्ट वास्ता है कि वो इकानमी को समझे। मैं आप बताऊं, जो भी पहले तो ये बताए ना, जो फिगर इन्होंने दी, जब इन्होंने कहा कि हम अगर IMF के पास जाएंगे तो खुदकशी कर लेंगे, तो क्या मैंने कहा था? किधर थे जब इन्होंने ये कहा कि हम ये 4400 अरब रुपए, देखिए हमारा हर साल रेवेन्यू बढ़ रहा था, हमारी वजह से अगर कम होता, मैंने पहले भी कहा ना, तो हर साल बढ़ता, हम तो बहुत ख़राब थे ना, लेकिन हमारी खराबी की वजह से हर साल बढ़ता रहा, जब हम हटे तो घट गया 500 अरब रुपए आमदनी में। बेहतरी की जरूरत है, आज भी है, नहीं हो सकी। मैं आपको अगर थोड़ी सी, मुझे आपने काफ़ी वक्त उनको दिया, आपको बहुत वक्त दिया, मैं बात कर लूँ फिर सवाल भी कीजिएगा ना। इन्होंने खुद अपनी फिगर जो खर्चे की थी ना, एक्सपेंडिचर्स की, इन्होंने कहा हम एहतियात करेंगे, कम खर्चा करेंगे। जो एक्सपेंडिचर्स है उसमें जो अपना फिगर्स रखी थी ना इस बजट, 800 अरब रुपए तो खर्चा बढ़ गया है, एक्सपेंडिचर्स बढ़ गया 800, ये अपने आज के बजट की इनकी फिगर्स है। 800 बिलियन रुपीज इन्होंने खुद, इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, इन्होंने अगला 5500 रखा है ना। कल मैंने फाइनेंस कमेटी में असद उमर से भी कहा कि क्या आपको हो गया है, कोई फिगर आप कोई सही देंगे क्या? आप तो सिर्फ IMF को दिखाने के लिए फिगर दे रहे हैं, 2-3 महीने बाद फिर आप कर देंगे, आप दोबारा एक बजट मिनी बजट। मैं आपको बताइए, कल ये जो कर रहे हैं, नया जो कर रहे हैं, ये मसलन अगर ये कह रहे हैं कि अगर मुल्क के अंदर भी कोई डॉलर लेके जाएगा ना, उसको वो कोई पकड़ा जाएगा। पहले तो अभी तक तो इजाज़त है कि मुल्क के अंदर डॉलर की मूवमेंट में ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कानून बना रहे हैं। कल हमारी फाइनेंस कमेटी में डिस्कस हुआ, कोई मुल्क के अंदर डॉलर लेके जाएगा ना, उसको 5 से 7 साल कैद कर देंगे। मैंने ये उनसे कहा कि कोई नहीं भी किसी के पास होगा तो कोई निकाल लेगा कि ये आपके पास $1000 है, तो क्या सजा देंगे? अगर कोई गलत करेगा उसको क्या सजा देंगे? जो गलत पकड़ेगा वो कहते नहीं जी उसके लिए कुछ नहीं है। तो ये क्या मुल्क को ऐसा किस मुश्किल में डाल रहे? हम तो कहते हैं, हम इनके विश करते हैं, ये तो बहुत सख्त बातें करें ना, हम सब खराब है। मेरी ज़िंदगी देखिए, मैं गुजर गई है कारोबारी मामलात में, 53 ईयर से मैं बिजनेस में हूँ। मेरी फैमिली को 153 साल से बिजनेस में है। मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 32 साल पहले सदर था। हम लोग, अच्छा मैं खुद टैक्स जो सेनेटर मदर साहब का टैक्स रिफॉर्म कमीशन था 1990, उसका मेंबर। हम तमाम कोशिशें कर रहे हैं। आज देखिए ना, स्पीकर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, मैं बड़ा उनको अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं खुद देखूंगा कि आप मिलके चार्टर इकॉनमी किस तरह एक अच्छा माहौल बन रहा है। अच्छा ये कहते हैं, अभी ये कह रहे हैं ना, हम हमारे साथ ये बैठने को भी तैयार नहीं है। इनके प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे भी प्राइम मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, वो कहते हैं मैं इंडिया के साथ तो रोज कहते हैं बात करें, और अपने मुल्क के लोगों के, हम इलेक्टेड लोग हैं, हमारा और इनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकते हैं। मैं इतने गुस्सा और डेस्परेट, ये मैंने पहली बार किसी को देखा है। 1997 से मैं असेंबलियों में आ रहा हूँ, रोज आके गुस्सा। और ओ भाई, कोई सोच समझ के कोई मुल्क की बेहतरी की हम बात करें, मुल्क को आगे। अब तनख्वाहदार तबका, लेकिन आप जो आपकी तनख्वाह, इसी तरह हर बंदे की, कोई 10 लाख लोग जो हैं वो से ज़्यादा फाइलर हैं जो तनख्वाहदार हैं, उनकी ऑटोमेटिकली जो आपके घर आएगा, जो तनख्वाह मिलेगी ना, आपको पता लगेगा। एक तरफ 13% महंगाई होगी, दूसरी तरफ आपकी तनख्वाह कट जाएगी, उसका टैक्स कटेगा और मिलेगा आपको कम, तो पता लगेगा। अब ये हमने क्या किया? हमने तो उनकी तनख्वाहें आम आदमी की। ओ भाई, अगर मेरे दोस्त, अगर आपने जो बातें की, कोई एक चीज़ भी बुरी हुई होती, इन्फ्लेशन का जो रेट है 13%, हमारे वक्त में 4% था। अभी आप मुझे बताएं, सलूशन तो यही है ना, सलूशन तो यही है जो अभी बजट में डिबेट हो रही है। सारे अपनी अपनी तजावीज दें, क्यों है, पार्लियामेंट का मकसद क्या होता है? अच्छा, और बात यह कि चार्टर ऑफ इकॉनमी से अच्छा सोल्यूशन क्या हो सकता है? ये कभी अपोजिशन ने नहीं दिया, पहली बार अपोजिशन की तरफ से आया। ओ भाई, हम मान लेते हैं कि आप बहुत फेयर हैं, आपके सारे लोग नेक परवीन हैं और हम सारे खराब हैं, चलो भाई यही बात। उससे आगे तो बड़े आम गरीब आदमी तो नहीं है ना करप्ट, गरीब आदमी तो करप्ट नहीं है, दरमियाना बंदा तो करप्ट नहीं है। मैं अपने चिन्योट से आ रहा था पिछले हफ्ते, मुझे रास्ते में रोक लिया लोगों को, मैं क्योंकि लोगों से मिलता हूँ, उन्होंने कहा दिहाड़ीदार लोग बैठे थे वहाँ पे, जो मजदूर रोज वहाँ बैठते हैं, वो कह रहे थे पहले एक हफ्ते में हमें 6 दिन दिहाड़ी मिल जाती थी, अभी 2 दिन 3 दिन से ऊपर काम। उसका कसूर क्या है? उसका क्या फॉल्ट है जिसको आप ये कर रहे? ओ भाई, जिसको पकड़ना है पकड़ ले, हम तो कह रहे हैं हमारे रोज नहीं चाहिए, हम कह रहे हैं आप कहते हैं। I have to take a break and we'll be right back.
एंड वेलकम बैक। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इदारों के हवाले से जो कहा था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि हुकूमत की आमदनी और अखराजात का खसारा 2260 है। 1300 अरब रुपए का सालाना खसारा जो है वो सरकारी इदारों की वजह से है। लेट्स वॉच व्हाट द प्राइम मिनिस्टर यूज्ड टू से बिफोर ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर। तो ये इनका तजर्बा है कि स्टील मिल बंद हो गई है, पीआईए के लॉसेस पहुंच गए 300 अरब रुपए पे, और बजाय उसको रिस्ट्रक्चर करने के, उसको ठीक करने के, बिजली के लॉसेस, बिजली का 480 अरब रुपए के उन्होंने आते साथ ही कर्जे दिए, सेक्युलर डेट दी, वो फिर से पहुंच गया 300 अरब का, टोटल 600 अरब रुपए की डेट बन गई है। बिजली की चोरी बढ़ गई है। तो उन्होंने क्या है, बजाय अदारों को ठीक करने के, प्रोफेशनल्स लाने के, इन्होंने क्रोनिज्म, वही अपने सिफारशी, वही अपने लोग, उनको और तबाह कर दिया। सरकारी इदारे सुलई साहब, उनमें ये क्रोनीज का ही मामला है, अभी कुछ बेहतरी हो रही है? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये वाला जो सवाल है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए कि कुछ कॉन्टेक्स्ट में पीटीआई का ये पहला बजट है, कुछ कॉन्टेक्स्ट में जो फिस्कल डिसिप्लिन लाना चाह रहे थे आईएमएफ के अंदर वो दोबारा से आ रहा है। अगर इस साल में बेहतरी नहीं आती है तो फिर यकीनी तौर पे एक मायूसी फैलेगी। लेकिन इस साल में अब ये देखना है कि क्या हम डायरेक्ट टैक्स बढ़ा सकते हैं। इशरत हुसैन साहब पहले भी वो अपनी रिपोर्ट्स लिखते रहे अदारा जाती रिफॉर्म्स के बारे में। इस दफ़ा फिर से उन्होंने काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस दी हैं उनकी जो मिनिस्ट्री है रिफॉर्म्स की और ऑस्टेरिटी की। अब अगर उस पर अमल हो जाता है तो यकीनी तौर पे चीज़ों में फ़ायदा पहुंचेगा। अगर नहीं हो सकता है तो फिर यकीनन ये मौजूदा हुकूमत के लिए एक काफ़ी बड़ा सेटबैक होगा। तो असल चीज़ ये है कि सारी जो चीज़ें अभी पिछले सेगमेंट में भी डिस्कस हो रही थी, ये चेंज मैनेजमेंट, और चेंज मैनेजमेंट एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर चेंज करने का नाम है। स्टेटस को से जो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं या इनर्शिया से जो लोग, स्टेट ऑफ इनर्शिया से जो लोग फ़ायदा उठाते हैं, खाउन में मैं और आप भी शामिल हों, यकीनी तौर पर जब एक तब्दीली आती है किसी भी तरह की तो उसमें लोग एक फियर ऑफ अननोन होता है। और इस वक्त मुझे लग रहा है कि इस वक्त जो अदारा जाती रिफॉर्म्स की बात हो रही है उसमें जो फियर ऑफ अननोन जो है ये एक मेजर हर्डल है। जाहिर है ब्यूरोक्रेसी जो है वो ये नहीं चाहेगी कि कोई नॉन कैडर लोग जो हैं जैसे शिबर जैदी साहब एफबीआर में आगे वो वहाँ पे लाके बिठा दिए जाएं, वहाँ पे रेजिस्टेंस होगी। इसी तरह से आपके जो पिछले दिनों में जो एहतसाब का अमल चल रहा था उसमें अगर आप सेक्रेटरीज और एडिशनल सेक्रेटरीज और हर वो लोग जिन्होंने समरीज पे साइन किए थे अगर उनको पकड़ दकड़ शुरू कर देंगे तो रेजिस्टेंस इसलिए भी हर तरफ से आ रही है। जो आप फियर ऑफ अननोन की बात कर रहे हैं, तो वो फियर ऑफ अननोन से गुजरने में टाइम लगेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि रातों रात हो जाएगा। लेकिन अगेन मैं वही बात दोहराऊंगा कि अगर हुकूमत जो है वो एक पोलिटिकल विल का मुजाहरा करती है तो यकीनी तौर पे ऐसा होना पॉसिबल है। और आपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी जिस पर मैं कमेंट देना चाह रहा था, वो है वो जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के हवाले से। यकीनी तौर पे ये एक खुशाइन स्टेप है कि इसमें आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो फॉर्मली इन्वॉल्व हो गई। उससे पहले आप हिडन हैंड की बात करते थे या उससे पहले ये बात की जाती थी कि पता नहीं वो चलने नहीं दे रहे। अब अगर एक तरफ आर्म्ड फोर्सेस ने अपना 1200 अरब रुपए पे अपना जो 1150 अरब रुपए पे अपना बजट जो है उसको मेंटेन रखा है, उसमें इजाफा नहीं लिया और उसके साथ वो आपके साथ डिसीजन मेकिंग में बैठ गए, तो ये एक टू वे प्रोसेस होगा। यकीनी तौर पे उनको गुड फॉर द इकोनॉमी, मेरा ख्याल है ये एक अच्छी चीज होगी क्योंकि उनको भी पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे एनर्जी है या कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है, वो कहाँ पे जरा सेक्रीफाइस कर सकते हैं इकोनॉमिक हवाले से। ठीक है। सो अगर मुझे इजाजत दें डॉक्टर साहब, ये इस पे प्रोग्राम हो सकता है लेकिन इदारों की बेहतरी ये कर सकेंगे आप लोग इस साल? देखिए, बात यह है कि अल्लाह का नाम लेकर हमने ये काम शुरू किया है, ये आसान नहीं है। हमारे रवैये भी अमूमी जो हैं वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। हम कोई भी डिसिप्लिन नहीं होना चाहता जिसका जहाँ पे दाव लगा हुआ है एज अ नेशन वो उसको दबा के रख रहा है। सो इट विल टेक अस टाइम। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि ये इसी साल में ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको मैं ये बता सकता हूँ कि हर रोज़ हर दिन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पूरी एफर्ट पुट कर रहे हैं, जिनका नाम इमरान खान है, पूरी एफर्ट पुट कर रहे हैं।